नवाज शरीफ साहब ने जी बड़ा हंगामी इजलास तलब कर लिया है लंदन के अंदर, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया है। दर्जन के करीब जो है अहम तरीन रहनुमा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, शाहिद खाकान अब्बासी समेत जो है लंदन पहुँच गए हैं। वीडियो कॉल का जो मनसूबा था वो नवाज शरीफ साहब ने रद्द कर दिया। ऐसी क्या ख़ास बात होने जा रही है जिसको हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया गया? लंदन में क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं और क्या ये हुकूमत जो है इसकी मुद्दत अब थोड़ी रह गई है? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है स्पेकुलेशन कि शायद नवाज शरीफ साहब इस बारे में बहुत खफा हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया तो मकबूल होता जा रहा है, जबकि ये जो गवर्नमेंट संभाली है नून लीग है जिन हालात के अंदर, उसमें ना उनको इकॉनमी की समझ आ रही है, ना उनको हालात को कंट्रोल करने की समझ आ रही है और ना उनको इमरान खान साहब के बयानियों को काउंटर करने की समझ आ रही है। तो ये हंगामी तरीन इजलास जो है ये लंदन में बुला लिया गया है। सबसे पहले मैं जाऊँगा लंदन में, अजहर जावेद साहब हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस हैं। अजहर जावेद साहब, क्विकली बताइए ज़रा, ये इतना हंगामी इजलास क्यों बुलाया गया, क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो उसको कॉल को कैंसिल किया नवाज शरीफ साहब ने? जी कामरान साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये हंगामी इजलास जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई थी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से यही ऑफिस में, और तकरीबन सारा दिन वो साथ रहे नवाज शरीफ साहब के साथ। और उनकी जो उन्होंने पाकिस्तान के हालात में रिपोर्ट दी, जो मामला डिस्कस हुए, और आपको पहले भी मालूम है कि शायद खाकान अब्बासी उन लोगों ने जिन्होंने वजारत लेने से फिलहाल इनकार भी किया हुआ। तो उन सारे मामला को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब भी लंदन आना चाह रहे थे। इमरान खान का बयानिया मकबूल हो रहा है, गवर्नमेंट जो है उसको अवाम के गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। नहीं, वो इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं है। मेरी उनसे जो लास्ट वीक भी मुलाकात हुई, उनका ये कहना है कि ये शॉर्ट लिव स्टोरी है कि उनके हुकूमत जो कि बहुत जल्द जिसका खात्मा हो जाएगा, वो इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं है। एक बात जो मैं पहले आपको बताऊं कि नवाज शरीफ चाहते थे कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। जब अभी हुकूमत जाने की बातें हो रही थी, तरीके इत्तेफाक की बातें हो रही थी, तो मेरी खुद उनसे बात हुई थी, मुलाकातें हुई थी। इवन इसाक डार साहब भी, उनकी यही कोशिश थी, उनका यही कहना था कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड जो तरीके इत्तेफाक के बाद आए वो 2 से 3 महीने का हो, जिसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो इवन यहाँ तक कि डार साहब ने एक दफ़ा बात की कि हम तो चाहते हैं कि जो बजट भी है वो भी निगरान हुकूमत। इस वक्त जो है हालात मुल्क के जो है बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो है वो धरने शरने का ऐलान करने जा रहे होंगे, कुछ दिनों में आ जाएगा आपके सामने। 20 मई जो है उन्होंने एक डेट रखी हुई है जिसमें उन्होंने के बाद किसी वक्त भी कॉल करना है अवाम को। श्रीलंका में अभी जब सिट इन हुआ और प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पे हंगामे इस हद तक चले गए कि वहाँ के उस प्राइम मिनिस्टर और उनके एमपीज़ के घर तक जला दिए गए। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के हालात किस हद तक श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं या उससे पहले उस पर काबू पाया जा सकता है। फौरी इलेक्शन हल है इमरान खान साहब को रोकने का, या इलेक्शन करवा भी दें तो रिजल्ट अगर तहरीक इंसाफ के हक में ना आए तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये तमाम चीज़ें। और ये सारा जो बयानिया है जिसने इमरान खान साहब को मकबूलियत दी है, उसमें अब अदालती इदारों के बाद फ़ौज के इदारे पे तक बात पहुँच चुकी है। तो ये किस किस इदारे को और पाकिस्तान के किन किन अहम इदारों को जो है ये बयानिया खसो खाशाक की तरह साथ बहा ले जाएगा, चाहे कतई नज़र इस बात के कि से इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ तो पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अपनी ही अवाम की नज़रों के अंदर उनको कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ों पे आज ज़रूर बात की जाएगी। पंजाब से लेके फेडरल तक इस वक्त कन्फ्यूजन दर कन्फ्यूजन है। इसका हल क्या है, इससे बाहर निकलना किस तरह है, किस बंद गली की तरफ ये हुकूमत जा रही है, ये मुल्क जा रहा है या तहरीक इंसाफ जा रही है? अभी इमरान खान साहब एक धरना देने जा रहे हैं, एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हमारे साथ ही श्रीलंका के अंदर जो है वो महंगाई को लेकर और पैक्सा ख़ानदान जो है जो कई सालों से विराजमान था, उसके खिलाफ रिएक्शन के तौर पर जो प्रोटेस्ट हुए, उसका एक जलवा आपको इसलिए मैं दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता यही हालात 20 मई के बाद ना हो तो फिर ये हुकूमत क्या करेगी, और क्या यही हालात पैदा करने के लिए तहरीक इंसाफ वहाँ जा रही है? दोनों बड़े अहम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। लेकिन पहले ज़रा देख लें श्रीलंका में हुआ क्या। ये तो ये हंगामा था जिसके बाद स्टेप डाउन किया श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर ने कि हम दिखा सकें कि किस तरह वहाँ पे गवर्नमेंट के जो एमपीज़ थे, मेंबर पार्लियामेंट, उनके घरों को जलाया गया, अगर हम दिखा सकें। इवन श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के घर को भी जलाया गया। अवाम जो थी उन्होंने जो बाहर निकली हुई थी वो फिर काबू में नहीं आई, उन्होंने ऐसी तैसी कर दी है। ये मैं आपको इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ हालात कि 20 मई को इमरान खान साहब भी एक बहुत बड़ा अवाम का समुंदर जो है वो लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो खुदा ना खास्ता कि अब पाकिस्तान के ये हालात ना हो जाएँ और उसके बाद क्या होगा। तो मेरे साथ अली नवाज जवान साहब मौजूद हैं, उस्मान बुखारी साहब मौजूद हैं और जर्नलिस्ट हैं, थिंक टैंक भी लीड करते हैं, सरबराह हैं तहरीक जवानान के अब्दुल्ला गुल साहब, आपका एक और तारुफ भी है
क्या मेरे बहुत ही फेवरेट जो है उस वक्त के DGI जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे भी हैं। बहुत वार्म वेलकम आप तमाम लोगों को। उज़मा बुखारी साहिबा, जो आप विजुअल्स देख रही हैं, ये भी हो सकता है जब आवाम का समुंदर बाहर निकलता है तो कोई फैसला बर वक्त करने के लिए क्या नवाज शरीफ साहब ने बुलाया? क्या इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को टैकल करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने आपकी पूरी हुकूमत को बुला लिया है या शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया है? कोई हल सोच रहे हैं आप इस बारे में कि रोका जाए लॉन्ग मार्च इमरान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान। वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिनके लिए मियाँ साहब को अपना टाइम ज़ाया करना पड़े या जो है वो उनके ऊपर इतनी मेहनत की जाए। इस वक्त पाकिस्तान के और बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर देखने और काम करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब 2014 में भी आए थे और फुल सपोर्ट के साथ आए थे और तमाम गैबी इमदाद के साथ वारिद हुए थे, और बल्कि जो है वो मॉडल टाउन की लाशें भी साथ लेके आए थे लंदन प्लान के बाद। और उसके बाद भी उनको जो है वो 126 दिन के धरने के बाद भी जो है वो घर ही जाना पड़ा था। तो ये इमरान खान इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको बाय द वे मेरे अभी जहन में आई जी कि जो वर्ल्ड बैंक की जो है जनवरी की रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 3 मुल्क जो हैं उनको बैंकरप्ट होने का खदशा है। एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका और एक नाइजीरिया। इन 3 मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया था। और हमने ये जो तौक डाला है अपने गले के अंदर इनकी तमाम नाकामियों और नालायकियों का, जो ये हमारे लिए खंदकें और सुरंगें खोद के गए हैं जाने से पहले, ये इन्हीं हालात से पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए जो है वो, और आपको याद होगा मैंने आपके टॉक शोज में भी कई दफ़ा कहा कि हम वो हालात मुतहम्मिल नहीं हैं कि आम आदमी पर खुद फैसले करने लग जाए और जो है वो खुद गलियों और सड़कों पे खुद फैसले होने लग जाएं। इससे बेहतर है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आना पड़ेगा। बुखारी साहिबा, आप एक बात ये है कि आपकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब ये जो आम आदमी महंगाई की वजह से चीज़ें अपने हाथ में ना ले ले, ये आपकी बातें थी जब तक अली नवाज जवान साहब की हुकूमत जो थी वो पावर में थी, और ऑब्वियसली महंगाई के मुतालिक हम रोज़ बात किया करते थे। अभी भी तहरीक इंसाफ वालों का बड़ा शिकवा है कि मैं क्यों नहीं कर रहा, तो भाई वो इसलिए नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब के ऊपर भी उनके 100 डेज़ के बाद शुरू किया था। अभी करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट की सारे कारनामे जो भुगतने पड़े। लेकिन आपके सवाल का जवाब कि आम आदमी कानून को हाथ में ना ले ले, सड़कों पे निकलना है महंगाई की वजह से, ये अब फॉल आउट आप पे आना है क्योंकि इस वक्त आप हुकूमत में। उज़मा साहिबा जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने तो ये कहा, मैंने बताने की कोशिश की, मैं शायद दोबारा रिफ्रेश कर दूं कि हमने पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए अपनी गर्दन जो है वो इन मसाइल के अंदर जो है वो फंसाई है। और लेकिन अल्लाह ताला का करम रहे, मेहनत और ताकत पूरी के साथ जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिलीवर भी करेंगे। और बिल्कुल हम आपको ना गाली देंगे ना आपसे बदतमीजी करेंगे। आप बिल्कुल जो आवाम के मसाइल हैं वो आप दिखाएं। लेकिन आपने बड़ी ज्यादती की, गवर्नर निकाल दिया। सदर साहब ने कहा था मैंने नहीं निकाला, आपने गवर्नर निकाल दिया। देखे ना, ये तो कितनी ज्यादती हुई। अभी मैं देख के आ रहा हूँ गवर्नर हाउस के बाहर जो है, मेरी बात तो सुन ले, आपने जवाब देना है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ गवर्नर हाउस के बाहर तो ऐसे पुलिस खड़ी की हुई है आप लोगों ने जैसे वो उमर चीमा साहब जो है बेचारे, वो पता नहीं किस तरह अंदर घुस जाएंगे और कोई क्या लूट के ले जाएंगे। ये हुआ क्या है ये माजरा? देखिए, सदर साहब तो मीना बाजार में आए हुए हैं और वो जो है वो फ़ोन के ऊपर इमरान खान से ऑर्डर ले रहे हैं, और वो मीना बाजार पे जो है वो इमरान खान के और उनके अलवी साहब के मीना बाजार के ऊपर तो पाकिस्तान नहीं चलेगा ना। पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। वो 25 दिन तक रोक सकते थे इस समरी को, उन्होंने रोक लिया, हमने खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। हालांकि गवर्नर सरवर जो है उसको घंटों में जो है वो ओथ भी दिला दिया गया था चीमा साहब को, उनको हटा के। और लेकिन यह है कि आप चीमा साहब की ज़रा ट्वीट पढ़िए जो कल रात की थी। उस पर उन्होंने कहा कि खाना जंगी हो जाएगी अगर मुझे जो है वो निकाला गया और वो किया गया। तो अब जाहिर है जब पॉइंट आपका आ गया, खाना जंगी तो वैसे भी होगी क्योंकि शहबाज पुलिस खड़ी करने के अलावा, बिल्कुल ठीक है, पुलिस करने के अलावा और तो नहीं लगवाएंगे ना गवर्नर। बिल्कुल ये जी पॉइंट आपका आ गया। हालांकि हालात को ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि गवर्नर हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए उमर चीमा साहब से पुलिस खड़ी की गई है सारे दरवाजों के ऊपर। लेकिन ये खूनी लॉन्ग मार्च तो कह चुके हैं शेख साहब, ये खून रेजी और सिविल वॉर तो कह चुके हैं फवाद चौधरी साहब, ये तो इमरान खान साहब कह चुके हैं वो खतरनाक हो जाएंगे, वो खतरनाक हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अली नवाज जवान साहब, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके ऊपर ज़रा पहले सुन लें वज़ीर दाखिला साहब कितने परेशान हैं। अभी तो हालात आपने शुरू नहीं किए ख़राब करने, लेकिन जब आप करेंगे वहाँ लोगों को लेके जाएंगे। सुनवाएं जी राणा साहब ने क्या कहा है। पूरे पंजाब में इनका बंदोबस्त भी मैं नहीं करना, और अगर ये इस्लामाबाद की तरफ गए तो इनका इस्तकबाल की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। अब ये पिंडी का शैतान कह रहा है
कि खूनी लॉन्ग मार्च करेंगे। मैंने उसे कहा कि ये अपना बयान वापस लो, वरना मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। मैं तुम्हें जो तुम्हारी है ना वो लाल हवेली, उसके बाहर मैं तुम्हें बांदर किले के साथ बांध दूंगा मैं तुम्हें। अलीबाद अमान साहब, हुकूमत ज़्यादा सख्त हुई हुई है मिजाज में इस वक्त, तो आप करने क्या जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? श्रीलंका की तरह यहाँ पे सिट इन होगा और उसके बाद इलेक्शन का मुतालबा होगा, और अगर ये नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? थैंक यू उस्ताद मोहतरम। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मेरी बहन ने एक बात की कि आप हालात देख लें, रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट मरियम बीबी ने ट्वीट की थी और बाद में डिलीट कर दी थी, और आपने उसके ऊपर शो भी किया था, जो इकोनॉमिक हालात थे 2015 से लेकर 2018 के ऊपर। और वो बीबी समझी नहीं, वो इंग्लिश में थी, तो उन्होंने फिर वो ट्वीट कर दी कि यह पहले साल की रिपोर्ट आ गई है इमरान खान साहब की। उसके अंदर जो हालात बताए गए थे वो यही बताए गए थे कि पाकिस्तान की 70 साल जो पूरा टेन्योर है उसके अंदर वर्स्ट तरीन इकनॉमिक हालात थे। और आपके ऊपर भी पहुँचा कि ISPR ने इसके ऊपर इकनॉमिक हालात के ऊपर जो बात भी की थी वो भी आपको याद है, जिससे ये बहुत तलमिलाए थे, और एहसन इकबाल साहब ने इस पर बयान भी दिया था। दूसरी तरफ आ जाते हैं श्रीलंका में सिर्फ एक मसला ये नहीं है कि महंगाई, श्रीलंका का भी आप थोड़ा देख लें पास। श्रीलंका ने भी अब्सटेन किया था रशिया यूक्रेन की, जो आपको UN के अंदर रेजोल्यूशन आई थी कि जिसमें रशिया को उन्होंने उसके ऊपर कहा कंडेम करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास की थी। श्रीलंका ने भी अब्सटेन किया था पाकिस्तान की तरह, और वहाँ भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसी तरह पेश हुआ था, और इसी तरह स्विचिंग हुई थी, ज़मीर खरीदे गए थे, और इसी तरह की सारी, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी वहाँ। तो ये हालात सेम है, आपको ज़रा समझना होगा। दुनिया अब गुलामी के अंदर नहीं रह सकती। ये पपेट गवर्नमेंट, ये काउंसलर प्राइम मिनिस्टर कि मैं 25,000 की बुलंदी से मैंने फ़ोन करके नोटिस ले लिया है, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। एक कह रहा है कि अमीर लोगों का इलाज इंग्लैंड में होता है। ये शोबदेबाजियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं, ये शोबदेबाजियाँ आगे चल नहीं सकती हैं। आप कह रहे थे कि वो नाअहल हैं, तो आप अहल हैं, तो आप आके चेंज कर लेना। कामरान भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, भेज देता हूँ कि हमारे 1 महीने के अंदर किस तरह के प्रोग्राम्स हुए थे। अगर आपको याद होगा तो वो IMF की आपने जाना है कि नहीं जाना, उसके ऊपर किस तरह प्रोग्राम्स हुए थे पहले महीने के अंदर। मैं ये बता रहा था कि मैं अवाम के अंदर जो मैं गया था वो 100 डेज के भी बहुत बाद में गया था। मैं सिर्फ ये बता रहा था। जी अब फरमाइए, कंटिन्यू करें। कामरान उस्ताद मोहतरम, आप ना अपने ऊपर ना ले लिया करें, आप तो उस्ताद हैं, आप अपने ऊपर ले लेते। मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा होता हूँ, आप बेचारे खुद बीच में कूद जाते हैं। मुझे पता है आपको अपने दोस्तों की फिक्र है, आपको अपने भाइयों की फिक्र है, मेरे जैसे भाइयों की फिक्र है, अपने शागिर्दों की आपको फिक्र है। भाई हम तो आपको भाई समझते हैं, आप जो भी समझे बिल्कुल ठीक है। जी हम तो उस्ताद हैं जी, अब मेरे आपसे बड़ा उस्ताद कोई है? जनाब मैं असली वाला उस्ताद। सही है। अच्छा, उसके बाद जो हालात, जी उसके बाद आप ये हालात देखेंगे। आज जो मुर्गी का रेट है वो 550 से 600 पे टच कर गया है। आटा आपको पता है 1300 रुपये थैले महंगा हो चुका हुआ है। दालें यूटिलिटी स्टोर पे 10 रुपये महंगी हो गई हैं। 3 दफ़ा ये बिजली महंगी कर चुके हुए हैं। डीजल इस मुल्क में अंदर नापैद हो गया हुआ है। कोई एक तहले की कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही ज़मीन के ऊपर। पूरा पाकिस्तान के क्रिमिनल मोस्ट वांटेड को ला के गवर्नमेंट दे दी गई है, जो पपेट गवर्नमेंट है, चेरी ब्लॉसम गवर्नमेंट है। तो ये अच्छा, मेरा सवाल प्लीज अली भाई, मैंने कहा था आप जो लोग वहां लेके जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है। राना सनाउल्लाह साहब ने, वो वाकई खतरनाक बात है कि राना सनाउल्लाह साहब की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो इन्होंने मारवाई अदालत कत्ल किए हुए हैं पंजाब के अंदर, जिस तरह आपने सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मॉडल टाउन की GIT की रिपोर्ट आपने दी थी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज भी कायम हूं साहब का उसके अंदर जी राना सनाउल्लाह साहब का, वो आपके ऊपर सारे कायम है इस चीज़ के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह मॉडल टाउन के अंदर प्रेग्नेंट औरतों को, 93 लोगों को गोलियां और 16 लोगों को कत्ल किया था, वो भी इनके सामने, और बड़े फख्र से कह रही थी मेरी बहन कि लाशें भी लेके आए थे। तो मेरे ख्याल ये तो मजाक है ना पाकिस्तानी कौम के साथ। अब अली भाई मेरे सवाल का जवाब दे, देखिए आपने अपना पूरा बयानिया दे दिया, पूरा आपको ये टाइम मिल गया। अब मेरा सवाल ये दोबारा फ्रेज करता हूं मेरे भाई कि अब आप जो 20 लाख लोग वहां लेके जा रहे हैं, तो क्या श्रीलंका टाइप की चेंज लेके आना चाह रहे हैं? वहां पे घेराव जलाव होगा, वहां सिट इन होगा, और अगर ये अर्ली इलेक्शन नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सर बहुत अच्छा सवाल है उस्ताद मोहतरम आपका। ये देखिए सबकी सोच, मेरे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखें तो उसके अंदर स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। स्टैब्लिशमेंट का एक काम है अपना, वो अपना सबसे मजबूत अदारा चला रहे हैं, चाहे वो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है या हमारी जुडिशल स्टैब्लिशमेंट है या बाकी तो हमारी नॉर्मल सिविल स्टैब्लिशमेंट है। पर एक हमारा स्टैब्लिशमेंट का रोल है सियासत का। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देखें तो कोई रोल नहीं है। ये टाइम ये आ गया है कि हमने सब ने बैठ के इसके अंदर डायलॉग होना चाहिए। हमें मुज़ाकरात
मुज़ाकरात करने चाहिए। क्या पाकिस्तान, जो ये पीडीएम पहले कह रही थी कि एक पॉइंट एजेंडे पे हम इकट्ठे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे के हरीफ नहीं हैं, हम दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। सर इमरान साहब तो मुज़ाकरात में बिलीव ही नहीं करते इनके साथ, वो तो कह रहे हैं ओनली वन एजेंडा फॉर इलेक्शन। मैं कह रहा हूं अगर वो ये नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? देखें ये कामरान भाई, मैं यही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को आगे आना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शंस कब होंगे। अगर आप ये कहें कि इलेक्शन से कोई भाग जाएगा, ये अब पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को आगे आना पड़ेगा, जमहूरियत की तलकीन करते हैं, लेकिन वो आगे नहीं आएंगे। जमहूरियत जमहूरियत की तलकीन करते हैं, और जो जिस पार्टी के पास जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको टॉपल करके। अली भाई आपका पॉइंट आ गया, आप बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट को आगे आना पड़ेगा, लेकिन अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आपके कहने पे या किसी के भी कहने पे अब वो अपनी वो पॉलिसी चेंज करेंगे जो उन्होंने कुछ महीने पहले पोजीशन ली और उसमें उन्होंने कहा कि जी वी आर ए पॉलिटिकल और हम जो है अब आपके पॉलिटिकल मामलात में नहीं आएंगे जिस तरह पहले आते थे, ख्वाह वो अपोजिशन के मामलात हों से मुतल्लिका हों या गवर्नमेंट से मुतल्लिका हों। लेकिन मैं ज़रा एक और एनालिसिस बीच में डालूंगा, उसबा साहब आपको पूरा राइट होगा रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन मैं लेना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला गुल साहब को भी ज़रा बीच में। अब्दुल्ला भाई, दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो इमरान खान साहब का है, जिसमें वो कल सिराजुद्दौला और मीर जाफर और कमांडर इन चीफ यहाँ तक सब पहुँच गए कि साजिश हुई अमेरिका की और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, वरना ऑब्वियसली हिल नहीं सकती थी बकौल पीटीआई के, और ये साजिश अगर ना होती, ये कठपुतली ना बिठाए जाते, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब आ गई है, तो इमरान साहब आज रूल कर रहे होते और आवाम को रिलीफ दे रहे होते। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली हुआ यही कि जी जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हुई तो वो इत्तेहादी होते जो पहले भी इनके साथ कभी नहीं थे नजरियाती तौर पर और दिल से, वो आज़ाद हो गए अपना फैसला करने पर, उन्होंने गवर्नमेंट को फारिग कर दिया। लेकिन अब आपके नज़दीक एक तो कौन सा बयानिया ऊपर जा रहा है फॉर गुड रीजंस और रॉन्ग रीजंस वॉट एवर, और इस मुल्क को आप अभी 20 तारीख को जो इमरान साहब ने कॉल दी है उसमें इमरान साहब के साथ जो इमरान साहब जिस तरह का जोश और वलवला पैदा कर रहे हैं पीटीआई में, इमरान साहब के साथ कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं इस मुल्क को? अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे अल्फाज मेरे वालिद के लिए कहे और वो भी आपको बेटे की तरह प्यार करते थे। बहुत अजीम आदमी थे जी, जिहाद अफगानिस्तान में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज उनके हवाले से एक बात करूंगा। एक आप ही के टीवी प्रोग्राम का बहुत बड़ा जुमला उनका पूरी दुनिया में गूंजा कि और पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को ही शिकस्त दे दी। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो शिकस्त दी थी वो उस वक्त किस फ़ौज ने दी थी? क्या वो पाकिस्तानी फ़ौज ही थी जो 2021 में मौजूद थी, वही ISI थी, या कोई और लोग थे? तो पहला तो इसका ये जवाब है। दूसरा ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ेगा। एक तरफ अभी ऑन साहब ने कहा, बड़े काबिल एहतराम हैं, उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो माजी में मुस्लिम लीग की भी हुकूमतें आईं, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमतें आईं, लेकिन ISI के अंदर जो पॉलिटिकल सेल था वो किसी ने भी ख़त्म नहीं किया, PTI की हुकूमत ने भी नहीं ख़त्म किया, जो कि सदारती हुक्मनामे से 1974 के अंदर भुट्टो साहब ने था। तो क्यों नहीं ख़त्म किया गया, इसका जवाब तो मेरे ख्याल में सियासतदान ही दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बात ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ज़रूर है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को अवाम पाकिस्तान से उलझाव और टकराव के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मई के आखिरी वक्त में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मई के अंदर हालात इस हद तक ख़राब चले जाएं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बजट पेश करने से कासिर हो जाए और घर चली जाए। उसके नतीजे में जो फोर्सेस आएंगी उनके पास एक ख़जाना खाली होगा, और तब वो वक्त होगा जब पाकिस्तान को यूक्रेन वाले हालात से गुजरना पड़ेगा, जिसमें 1994 के अंदर उन्होंने उठा के डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ। अब्दुल्ला गुल साहब, आप भी समझते हैं इमरान खान साहब की तरह बैरूनी साजिश हुई है जो गवर्नमेंट गई है? जी, बैरूनी साजिश जो है वो फौज के खिलाफ हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, फौज वो कैसे? इमरान खान साहब से या नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से किसी को क्या तकलीफ है? देखें, आपके साथ मेरे वालिद ने कई प्रोग्राम किए, लेकिन जन साहब क्या कहते रहे थे कि दुश्मन का प्राइम टारगेट है कि वो डीन्यूक्लियराइज करना चाहता है पाकिस्तान को, और डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि मजबूत फ़ौज का जो पहरा है उसको डीमिलिटराइजेशन करे। डीमिलिटराइजेशन के लिए उन्होंने मुतअद्दद जो है वो तरीके इख्तियार किए, लेकिन वो डीमिलिटराइजेशन नहीं हो सकी क्योंकि मिलिट्री एज ए इंस्टीट्यूट जो है वो खड़ी हो गई। अच्छा, आप कह रहे हैं बैरूनी साजिश जो हुई है ये बेसिकली अब फौज के खिलाफ हो रही है क्योंकि उसके बहाने से जो है फौज को टारगेट किया जा रहा है, ये जो मैं समझाऊं?
पाकिस्तान के जी अंदर। बिल्कुल, ये एक बात 9/11 के बाद बड़ी मशहूर हुई थी और वो आपके साथ भी मेरे बाप ने कही। वो क्या कही मैं वालिद इसलिए बाप कहने लगा जी, जी। कि आज ज़रूरी है ये बात करना। वो इसलिए कही क्योंकि उन्होंने कहा कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान फौज असल निशाना है। ये अल्फाज उनके मौजूद हैं। तो वो क्यों उन्होंने कहे? अगर आज जनरल हमीद गुल के नैरेटिव को ही देखा जाए तो फिर जनरल हमीद गुल का नैरेटिव तो यहाँ भी आता है। 1965 के अंदर हमने एक बहुत मजबूत जंग लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब एक बात बताइए, इमरान खान साहब का ये बयानिया आपके नज़दीक पॉपुलर नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह रहे हैं कि ये इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं कि शायद फौज के खिलाफ कोई बैरूनी लोग साजिश कर जाएं? देखिए, बयानिया पॉपुलर हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें ये देखना है कि ली कुआन यू कहते थे कि आई डू नॉट गिव द नेशन व्हाट दे वांट, आई गिव देम व्हाट दे नीड। ये मसला है। आपका बयानिया तो एक बच्चा जो है वो बहुत पॉपुलर करता है, वो कहता है मुझे चॉकलेट खाने दो, तो क्या माँ बाप रोटी नहीं देते? इसलिए ज़रूरी नहीं है कि नेशन की जो बातें जो वक्ती तौर पर एक उभार आता है, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरा बयानिया सामने आना शुरू हुआ है, और वो बयानिया जब सामने आना शुरू हो जाएगा लोगों के, तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कामरान साहब, मैं एक बात ज़रूर करूँगा, 1965 के अंदर कौम मुत्तहिद थी और हमने जंग जीती। 1971 के अंदर दुश्मन ने क्या किया? मुझे कल ही एक बैरूनी सफ़ीर ने यह कहा कि क्या 1971 वाले हालात पैदा नहीं कर दिए कि कौम को अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ा दिया गया? और फिर जब हमारे ही अंदर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ तो ओपिनियन डिवाइड हुई, जनरल मुश्ताक बेग की शहादत हुई। लेकिन फिर जब टेररिज्म के खिलाफ जंग में हम सब ने इकट्ठा हुआ और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़द के बाद मैं आपका सारा पॉइंट समझ गया हूं के दौर में शुरू हुआ, और मेरा ख्याल से इसका जवाब अली अवान साहब देंगे। लेकिन पहले उस्मा साहिबा, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा। उस्मा बुखारी साहिबा, ये तो अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कह रहे हैं बैरूनी साजिश ज़रूर हुई है, लेकिन ये फौज के इस इदारे के खिलाफ हो रही है जिस तरह फौज को अब कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, जो कोई भी कर रहा है। तो देखें, फौज को तो ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप ने बहुत कंट्रोवर्शियल किया। परसों इमरान खान साहब ने भी वो बात कर दी उसकी मीर जाफर की, और जिस तरह उन्होंने तशबीह दी उसके बाद ISPR की स्टेटमेंट भी आ गई। खुदा का वास्ता, पॉलिटिक्स के अंदर आप फौज को साइड पर रख सकते हैं? क्या आप लोगों के टांगों में, बाजुओं में इतना दम नहीं है कि बगैर फौज के हुकूमत या अपोजिशन कर सकें? उस्मा साहिबा, देखिए कामरान साहब, पहले तो बात यह है कि जो टंग ब्लॉसम करते रहे हैं ना सारी ज़िंदगी, वो, और जिनकी पॉलिटिक्स टंग ब्लॉसम से शुरू होकर टंग ब्लॉसम पे ही ख़त्म होती है, वो दूसरों को तो ताने मत मारें। और आज भी क्या कर रहे हैं, एक तरफ उनको जानवर कह रहे हैं, एक तरफ खालिद बिन वलीद, अब आपको मुझे हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं, और फिर जो है पूरी कौम को खड़े होकर जिस इस्टेब्लिशमेंट को ये बुला रहे हैं उसके सिपा सलार को जो है वो किस तरह से इर्द गिर्द से घूम के पूरी डेफिनेशन बताई मीर जाफ़र कौन था, पूरी कौम को खड़े होके हम क्या कर रहे थे, हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल करो आके। हमारे में ये फ़र्क है, इस बात को फ़र्क प्लीज़ समझने की कोशिश करें। जो आज ए पॉलिटिकल होने की बात की है फ़ौज ने, यही हमारा नैरेटिव था और यही हमारी डिमांड थी, और देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने जो है वो देख लिया और सीख लिया और पता चल गया, और वैसे भी जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, ये कॉल गलत तो हो नहीं सकता था। सो ये वो कर रहे हैं। लेकिन अली साहब जो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट आके आपके और इमरान साहब के दरमियान एग्रीमेंट करवा दे इलेक्शन के ऊपर, इससे आप लोग एग्री नहीं करेंगे? नहीं, कौन है? नहीं, इमरान खान फौज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में शामिल, एक तरफ उन्होंने खुद कहा, उनकी मेहरबानी, उन्होंने माना कि उनका रोल नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हमारी मर्जी है, हमें करके दे दें। उनको आदत पड़ी हुई ना, करके कभी खाया जो नहीं। इनको जो है वो बिल पास कराने हो तब उनको करके दिया गया, उनको जो है वो उनको बाहर अपॉइंटमेंट्स दिलवानी हो वो करके दी गई, उनको जो है वो इत्तेहादियों को बिठाना हो करके दिया गया, उनके लिए जो है इलेक्शन मैनेज कराया गया, उनके लिए पार्टियां आप इस रोल को नहीं मान रहे? चलें, एक मिनट जी प्लीज कंप्लीट कर लें उस्मा साहिबा। हाँ, एक बात पूरी कर लेने दें, एक बात पूरी कर लेने दें। देखिए, इस मुल्क को इमरान खान की ख्वाहिशात पर नहीं चलना है, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। और अब मैं समझती हूँ कि इदारों ने भी देख लिया कि जिस इंसान को पाल पोस के जिसको बड़ा किया था, जिसको वो आज खुद ही, इन्होंने खतरनाक होने की बात की थी, काटने की बात नहीं की थी, अब वो काटने पे उतर आए हैं। और जो शेख रशीद की बात है, राना सनाउल्लाह बड़ा सिंपल कह रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि अपना बयान वापस लो कि खूनी मार्च होगा। इसमें हमने क्या गलत कहा? ठीक है। क्या खूनी मार्च होना चाहिए? मॉडल टाउन 4 साल आप अपने कजन को जो है वो लेके आपने उनकी लाशें तो इस्तेमाल करा ली थी। हम भी तो पूछ रहे हैं 4 साल से ये हुकूमत में थे, ऊपर से गोलियां किसने मारी थी? 2 जो लोग हैं जो मैं तो अच्छा, अभी सारा मॉडल टाउन आज मौजूद नहीं है। उस्मा साहब आपका पॉइंट आ गया। ऊपर से गोलियां किसने मारी? एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू चाहिए पाकिस्तान की एक ब्रेक के बाद। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैंने कल प्रोग्राम में कहा था कि 3.5 साल मेरा मुकालमा रहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि आपको मुल्क के बेहतरीन इंटरेस्ट के अंदर भी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज बहुत अच्छा फैसला किया अफवाज पाकिस्तान ने। ए पॉलिटिकल होने के साथ साथ उन्होंने जो है वो ये भी कर दिया कि आइन के साथ खड़े हो गए, अदालतों के साथ खड़े हो गए। और मैं अब मुखलिसाना मशवरा ये दूंगा कि कोई कहीं से भी आके आपको ये कह दे कि आप बीच में आएँ और आके बीच बचाव कराएं ये जो इलेक्शन वगैरह के मामले में, तो आप बिल्कुल ना आइएगा, क्योंकि ये बाय ऑल मीन्स आप पे फॉल आउट आएगा इसका। बिल्कुल आइएगा। लेकिन बहुत सवालात हैं जो अली नवाज ईमान साहब के लिए भी हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा बैरून साइज ज़रूर हुई है लेकिन फ़ौज के खिलाफ हुई और फ़ौज को जो है अवाम से लड़वाया जा रहा है। तो ये तो फिर जवाब अली नवाज ईमान साहब देंगे, क्योंकि इस वक्त मरीम नवाज साहिबा के बाद इमरान खान साहब का नंबर आ रहा है फ़ौज के ऊपर बात करने में और फ़ौज के इदारे को कंट्रोवर्शियल करने में। और 2-3 सवाल और बड़े अहम हैं इस कंट्रोवर्सी को लेके कि अगर ये सारी मामला जो था ये उस साइफर से शुरू हुआ, तो इमरान साहब तो खुद मान चुके हैं कि जुलाई से उनको साजिश का पता था, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया। और ये भी इतला थी कि पीपल्स पार्टी के तरले मिन्नतें तक किए गए कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को विड्रॉ किया जाए। तो अगर ये साजिश थी, एजेंडा था, तो उसके ऊपर उस वक्त क्यों नहीं ये बात की गई? एक ब्रेक के बाद जी। अली भाई, सवाल बहुत सारे हो गए। अगर आप मुझे अब की दफ़ा सिर्फ ये करने दें कि सारों के आपने जवाब दें, लेकिन 1 बाय 1 चल जाए अगर हम, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहला सवाल जो उठा ब्रेक से पहले 1 बाय 1 आपको सारों को जवाब देंगे। एक तो उन्होंने ये जो कहा है ना कि गुल साहब ने कहा है कि जी ये फौज के खिलाफ साजिश है बेसिकली बैरूनी, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इस पर जवाब दे देता हूँ जी। गुल साहब, पहले तो जो फौज की बात की, देखें प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर क्लैरिटी थी। 2 दफ़ा ये चीज़ क्लियर कर चुके हुए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे होते हुए अगर सिपा सलार को हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई बुरा कहता है तो मैं उसे अपनी तौहीन समझता हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं रह सकता था। यहाँ तक ये बात है। अब जो अब्दुल्ला साहब ने बात की है, मुझे उनकी बात समझनी है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ साजिश है, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तान को जब ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे रशिया में झोंक दिया गया था, क्या वो साजिश थी? क्या जब ज़ियाउल हक साहब ने, जब इंडिया ने सियाचिन के ऊपर कब्जा किया था तो और उन्होंने कहा था यहाँ घास नहीं उगती, क्या वो साजिश थी? क्या मुशर्रफ साहब के दौर में जब 7 खून आए थे, 7 शराइत आई थी और उसके सामने वो लेट गए थे और फिर मॉडर्न एनलाइटमेंट के नाम पे अफगानिस्तान पे जारियत कर दी गई थी और पाकिस्तानी बेसिस दे दिए गए थे, अफगानियों को पकड़ पकड़ के, इवन यहाँ के एम्बेसडर को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया था अफगानिस्तान के, क्या वो साजिश थी? क्या वो बुख्ती साहब जो इलाके पाकिस्तान में शामिल थे उनको कहा गया था कि तुम्हें वहाँ से मारूंगा जहाँ से पता भी नहीं चलेगा, क्या वो साजिश थी? क्या ये रेमंड डेविस को पकड़ के वापस भेज देना, रमजी यूसुफ को पाकिस्तान के अंदर से अमेरिकन फोर्सेस पकड़ के ले जाएं, एमल कैंसी को पाकिस्तान से अंदर से पकड़ के जाए, क्या ये साजिश थी? मुझे नहीं समझ आई। अगर साजिश थी, अमेरिका ये मानते हैं मुदाखलत हुई है और साजिश हुई है, तो क्या पाकिस्तानी सियासतदान उसके शामिल हैं या फौज के अंदर से? ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, अभी जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी को आपने तरले मिन्नतें किए कि अदम एतमाद से पीछे हट जाए, और अगर आप पीछे हट जाएंगे तो जो आप चाहे कर ले, ये अदम। तो अगर ये साजिश थी तो पहली बात तो ये कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह की ऑफर्स को की। नंबर 2, जुलाई से पता था प्राइम मिनिस्टर को, तो आपने किसी को बताया इस साजिश के बारे में? अली भाई भाईजान, अगर आप किसी का कोड करते हैं ना कि कामरान शाहिद ये कह रहे हैं तो मैं कहता, अब जावेद लतीफ़ तो कह रहे थे दिसंबर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के डॉक्टर बहुत बेहतर हो गए हैं इसलिए नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। खुदारा कोई यार कोई चले, ये जुलाई से प्राइम मिनिस्टर साहब को पता था इमरान साहब को, तो किसी को बताया उन्होंने? अली भाई, अगर ये साजिश जुलाई देखें हो क्या रहा था, आप देखा है। हम ये देखें, 1 साल बाद मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ गए। इसके बाद फ़ौरन बाद आपने देखा PDM बन गई, उसके फ़ौरन बाद देखा
गया। देखिए ये चीजें तो पाकिस्तान के अंदर जारी थी ना, तो एक वक्त एकदम क्या हुआ, विद इन नो टाइम कि आपके सारे के सारे 22 लोग आपके सिंध हाउस के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या वजह थी जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के एम्बेसीज के, जो दुनिया के एम्बेसीज पाकिस्तान है, उनके लोग उनको और पाकिस्तान के सियासतदानों से मिलने लग गए। वो क्या वजह थी कि पीडीएम इकट्ठी हो गई? वो क्या बने जो माजी के अली भाई आपके पास आईएसआई थी उस वक्त के जीजीआईएसआई भी थे क्लोज बड़े प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने क्या बताया? दूसरी कुछ सबूत तो देना यार साजिश का। और ये जो मेरी जो दूसरी बहन ने बात की है, तो ये इनको तो कहते हैं याद माजी अजाब है यार। अब ये रहील शरीफ को क्यों भेजा था इमरान खान के पास? इमरान खान साहब धरना लेके आए थे, क्यों उन्होंने तरले मिन्नतें डाली थी रहील शरीफ ठीक है, और क्यों आपने दोबारा आपके पास आऊं, नेम शेमिंग की थी आईएसआई चीफ का नाम? और कल जो परसों जो मरियम ने तकरीर की है फैज साहब के बारे में, ये लोग इदारों की आपका पॉइंट आ गया उसमें से। बस एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। अब्दुल्ला गुल साहब, जहाद फी सबिलिल्लाह भी साजिश थी या क्या था? वो जो भी कहा है उन्होंने, किसने झोंका? जल्दी से क्विकली जवाब दे, मैंने उस बात के पास जाना, फिर उस साहिबा के पास। अब्दुल्ला गुल साहब जी, मैं पहले तो ये बता दूं कि मिखाइल गोर्बाचोव जो रशिया के लास्ट यूएसएसआर के सदर थे, अपनी किताब पेरेस्ट्रोइका में लिखते हैं कि हम पाकिस्तान को काटना चाहते थे, बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से काटना चाहते थे ताकि हम गर्म पानी तक एक्सेस करें। तो ये तो ज़िया उल हक साहब की जो साजिश है और जिसमें मेरे वालिद को भी ज़ाहिर है घसीटा गया, वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि 2001 का जो मुआहदा था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, जिसके लिए अभी इन्होंने कहा कि वो एक साजिश थी, तो पिछले जब अफ़गानिस्तान का जिस दिन काबुल फतह हुआ उससे 2 दिन के बाद पीटीआई की हुकूमत ने यह बयानिया दिया कि हमने कोई नया मुआहदा नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ 2001 का जो परवेज़ मुशर्रफ का मुआहदा था उसको इंडोर्स किया, उसको जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। तो फिर इसके मुतल्लिक भी जवाब यकीनन हमें चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। वो क्या जी, इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने अगर ऐसा कहा कि फ़ौज के चीफ़ के मुतल्लिक जिस तरह से बातें हुई, अब किसी को बच्चा तो है नहीं, सबको पता है, लेकिन असल बात यह है कि क्या उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने लोगों को वो ट्वीट्स, वो सोशल मीडिया पे जो गन था उसको डिलीट करने के लिए कहा? क्यों नहीं कहा? क्या वजह है कि वो अभी तक जो है वो बात सामने नहीं आई? के जलसे से जो है वो जो नेम कॉलिंग फौज की तो आपने शुरू पेशावर के एक सेकंड मुझे जी अब्दुल्ला साहब क्विकली कर दें प्लीज। जी अब्दुल्ला भाई जी, देखिए पेशावर के जलसे में हुकूमत के ख़त्म होने के बाद उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान तब जो थे उन्होंने कहा कि जनाब किसी किस्म की हर्जा सराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ढके छुपे अल्फाज में जलसों में फिर शिद्दत आती गई। ब्रेक के बाद बुखारी साहिबा, योर टेक। देखिए मैं वन लाइनर बता देती हूँ। अली नवाज अमान साहब ने तो बड़ा लंबा वो पूछना, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये भी हो रहा था, वो भी हो रहा था, अचानक क्या हुआ? मैं बता देती हूँ। अचानक परवेज़ इलाही साहब की ज़बान में आपकी नैपियाँ बदलने से उन्होंने इनकार कर दिया और आपके हिस्से की गालियां और बद्दुआएं जो उनको मिल रही थी, और मैं आपके टॉक शो में कई दफ़ा कामरान कह के गई थी कि ये उनको हट लेने दें, ये 24 घंटे की मार नहीं है, और वो होके दिखाया। जिस साजिशों की बात करें ना, जो आज हिस्ट्री बता रहे हैं, ये हर एक के साथ तो रहे हैं। तहरीक इस्तकलाल में थे ना असगर खान साहब के साथ, उसके बाद मुशर्रफ के साथ भी रहे, उसके बाद जो है वो ये हमीद गुल साहब इनके राइट पे बैठा करते थे, हमीद गुल साहब सारी साजिशें नवाज शरीफ साहब भी थे। डायरेक्टली पूछ लेते ना, एक मिनट ना, ये सारी पूछ लेते ना, ये सारी साजिशें जो आज आप ये पूछ रहे हैं। एक मिनट अवान साहब, एक मिनट, कोई बात नहीं प्यारे भाई, रुक जा भाई, रुक जा। ये सारी साजिशें डायरेक्टली पूछ लेते, गुल साहब से भी पूछ लेते, मुशर्रफ से भी पूछ लेते। आपने कहा था कारगिल के ऊपर कमीशन बैठाएंगे, और आज आपकी नैपियां बदलने के लिए इनकार हो गया। कारगिल के ऊपर कमीशन बैठाएंगे, बैठाया। मेरे प्यारे भाई हौसला, इस मुल्क को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। यहाँ पर आप जैसे 5-7 जो है ना, वो किसी चीज की मारी नहीं है। ओ भाई 20 लाख बंदे वहां जा रहे हैं, आप कह रहे हैं श्रीलंका नहीं बनने देंगे। मैं तो ये समझ नहीं आ रहा, आप कहां बैठी उस्मा साहिबा? और 20,000 करके दिखा दो। आज जेएलएम के जलसे के अंदर आधा स्टेडियम जो है वो बंद करके कंटेनरों से हमें बता रही हो लाखों बंदा है। और भाई आपकी आंखों के अंदर जो कैमरे फिट है ना, वो रखो अपने पास, और ये श्रीलंका बनाने की धमकी मत देना आइंदा, वरना ये काफी है इन सबको अंदर डालने के लिए, इन सब की जो है वो मार कुटाई करने के लिए। ये बात काफी है कि ये इस मुल्क में खूनी मार्च चाहते हैं, ये इस मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, लेकिन
ये मुल्क आप हिम्मत करें, आप हिम्मत करें, इसको सलामत आप रहना है। हिम्मत करें। और अली इन भाई, जैसे- इन कोई जैसे थोड़ी लचक पागलों है के आप लोगों हाथों के उसमें, पाकिस्तान या को अच्छा जलने करेंगे? नहीं अच्छा, अली भाई एक बात बताएं। नो, पाकिस्तान नहीं जलेगा, अच्छा, इनके हाथों पाकिस्तान नहीं जलने देंगे। पाकिस्तान ये नहीं जलने गलतफहमी देंगे। है इनकी। भाई क्यों जला रहे जो इनको पाकिस्तान को? दूसरी बचाया बात, करते थे वो नहीं आए उनके बचाने अब। और भाई ठीक, हम अली तो भाई- नहीं कह रहे, मेरी उज़मा बहन कहती थी कि जो शहबाज शरीफ है और जो नवाज शरीफ राह के एजेंट है, तो मैं तो उनकी ये राह के एजेंट पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मैं तो उनके खिलाफ मार्च बस कर कर रहा यार, हूँ। भाई मैं कोई तो और उनको कहता हूँ बात ले पाकिस्तान के मीर बहुत जाफर, मीर पिटी सादिक बातें करते हैं। हो। मैं तो ये कह तुम्हारा रहा हूँ। इमरान खान अच्छा, तो पता नहीं क्या-क्या मेरी बहन बातें करता था, हौसला, मैं बता भी नहीं मेरी सकती। बहन हौसला, तुम्हारा इमरान मेरी खान बहन क्या-क्या हौसला, बातें करता था? ये भाई नहीं मेरी बहन हौसला, मेरी बात में मैंने बोले थे रेमंड ना, डेविस का नाम हौसले से आगे लिया। चले। सीख लिया तो हमने। मैंने कहा मेरी रेमंड बात डेविस में का बोले नाम ले थे, दिया मैंने। मेरी बात में बोले मैंने थे, रेमंड अब डेविस आप का भी नाम नहीं बोल लिया। सकते। आपको कोई पता मेरी नहीं क्या बात हो में गया? बोले थे, आपका कोई रेमंड नहीं डेविस बोल के साथ सकते, था? नहीं बोल अच्छा, सकते, अच्छा, नहीं बोलने आपके दूंगी। वालिद अच्छा, साहब चलो, रेमंड उस्मान डेविस साहब, को इसको सुनने सुनने दें, दें, प्लीज। अच्छा, चलो याद आ गया। अब मुझे समझ आया कि मसला क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात, मिलेगी। बिल्कुल भाई ठीक नटशेल बात। ये मुझे समझ आ गया। अब आप कैमरे अब मेरे आप पे इसी ले बात आए, कर- पॉलिटिशियनों को फारिग कर दें। मैं आपको पते की बात बताऊं, वो ये है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बहकावे में आना है, ना पीटीआई के बहकावे में आना है। ये लड़ते हैं, लड़े इक़्तिदार के लिए, ये एक दूसरे को घसीटते। आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे, मैं आपको सलूट करता हूँ। और ये पोजीशन जो थी, मैं तो 3.5 साल से चाह रहा था कि आपकी यही पोजीशन हो, और यही पोजीशन आपको जचती है। और बहुत अच्छा किया आपने कि आप रूल ऑफ लॉ के साथ भी खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा अहम सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ कि ये सब कुछ भी हो जाए, री इलेक्शन भी हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा कि इमरान खान साहब इलेक्शन में वो कामयाबी ना ले सके जो वो चाह रहे हैं मफरूज़े की बुनियाद पे, तो क्या वो इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम कर लेंगे? जबकि ना वो इलेक्शन कमीशन को तस्लीम करते हैं, ना वो वक्त ज़रूरत अदालत को तस्लीम करते हैं, ना वो फ़ौज का जब रेफरेंस आता है तो सिराजुद्दौला और पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। मुझे ये कल तक इजाज़त।